मैं तेरी कोई ने आवे दिल दी कली ने आवे कर दस महिला। अटेंशन आ गया? बस अटेंशन ग्रैब करना था। यही चल रहा है ना आजकल। चल भाई पढ़ाई कर ले, आ जा। सर्कुलर मोशन लेकर आया है आज का टॉपिक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक टॉपिक है। इसके बिना मैं बता रहा हूं आपका मैकेनिक्स अधूरा है। ओके। हाँ, तो ये गोल गोल चक्कर जो है ना, ये हमेशा घुमाता रहता है बच्चों को। आ जाओ, चलो फटाफट शुरू करेंगे। सबसे पहले सर्कुलर मोशन में काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आज कवर करने वाले हम लोग। सर्कुलर डायनेमिक्स के लिए एक सेपरेट लेक्चर होगा, ठीक है? तो ऐसे छोटे छोटे से डोजेज में लेके आता हूं आप लोगों के लिए। आज आप बेसिक्स क्लियर कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। सबसे पहले जब भी सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा, अच्छा पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं ना सर्कुलर मोशन होता क्या है। सो फॉर एन एग्जांपल, एक पार्टिकल है, से पार्टिकल पी, अगर वो किसी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, ओके, तो अगर वो सर्कुलर पाथ पर चलता है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, है ना? मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बहुत एकदम ऐसे बच्चे के लिए जो पहली पहली बार पढ़ने आया है, ठीक है बच्चे? ओके। अच्छा, तो सर फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज में ये आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम की क्या चीज लिखी हुई है? देख बेटा, जब कोई पार्टिकल ना सर्कुलर पाथ पर चलता है, ओके, ऐसा सर्कुलर पाथ पर चलता है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि तू ना उसको सेंटर से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है? तो अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो तू ध्यान से देख, हम हमारा सर भी जो है ना उसके साथ साथ ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, राइट, है ना? तो हमारा जो सर है वो ऐसे घूम रहा है, ओके। तो अगर मैं इसको इस प्लेन में दिखाऊं तो आप देखो ना, पार्टिकल यहां से यहां गया, तो आपको नहीं लगता कि यहां पर एक एंगल इंस्क्राइब हुआ है ना? तो उसी एंगल को जो उसने सेंटर पर बनाया उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का एंगल ही है, ओके, विच इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ओके, अब ये लेंथ ऑफ आर्क क्या है? देखो बच्चे लोग, स्कूल में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, यस और नो? तो अगर थीटा को हम लोग एस अपॉन आर कह दें तो क्या ही दिक्कत है? ओके, तो इसी फॉर्मेट से हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? चलो सर, बढ़िया है, ये तो समझ गए। ओके, अच्छा सर ये आर बार नाम की चीज क्या लिखी है आपने? बेटा इसको हम कहते हैं रेडियस वेक्टर। ओके सर, रेडियस ही तो है, क्यों इतना सजा सजा के बोल रहे हो रेडियस वेक्टर एंड ऑल? देख बेटा, जब तू सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो तेरा डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, और अगर सेंटर को मैं ओरिजिन मानूं तो ये सेंटर बार बार एक वेक्टर भेज के तुझे लोकेट कर रहा है, जस्ट लाइक अ पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर जो रेडियस वेक्टर है इज अ काइंड ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, इसीलिए उसको रेडियस वेक्टर नाम दिया गया। ओके, बढ़िया। सर व्हाट अबाउट एंगुलर? अच्छा सर, थोड़ा सा इसके यूनिट्स के बारे में बात कर लो। देखो बेटा, एंगल का एज सच आप जानते हो कि कोई एसआई सिस्टम में हम लोग यूनिट रखते नहीं है, बट हाँ हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स यहां पर बना रखा है, तो दैट इज रेडियन। बट इसका अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस की बात करूं तो इसका डीए तो बिल्कुल खाली है, आप लिख सकते हो L0 M0 T0, खत्म। सर व्हाट अबाउट एंगुलर वेलोसिटी? सी जस्ट लाइक लीनियर वेलोसिटी वॉस लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे मान लो कि ये इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पर आप देखो, अगर एक छोटा सा डिस्टेंस चले, ठीक है, ये देखो ऐसा छोटा डिस्टेंस चले, है ना? तो ये छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा लीनियर डिस्टेंस यहां पे कवर करेगा ना। ओके, तो अगर लीनियर डिस्टेंस कवर किया तो ऑब्वियसली बात है कि कोई लीनियर वेलोसिटी से किया होगा, है ना? तो जब मेरे को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो मैं बोलूंगा ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस, तो वैसे ही जब मैं एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने आता हूं तो मैं कह दूंगा उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? पर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, और जैसा हमने वेलोसिटी को बचपन में डिफाइन किया था, या फिर मान लो 11th स्टैंडर्ड के काइनामैटिक्स में डिफाइन किया था, ds/dt, वैसे ही इसको हम बोलेंगे dθ/dt। और जो बेचारे अभी छोटे बच्चे 11th वाले देख रहे हैं, ओके, वो तो बचपन में ही है। तो देखो बेटा, इस तरीके से आप लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते थे, इस तरीके से आप एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो। और रहा सवाल यूनिट बनाने का, तो अगर थीटा का रेडियन है, टाइम का सेकंड है, तो सब जान गए कि इट इज रेडियन सेकंड इनवर्स। ओके, और अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस की बात करूं तो सीधा सीधा T-1 से खुश रहे। ओके, T-1, खत्म, ठीक है? अच्छा, ठीक है।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन सर अभी हम पहचान पा रहे हैं। जैसा आप बोलोगे कि लीनियर एक्सेलरेशन को हम कहते थे डीवी बाई डी टी, यहां पर आप बोलते हो डी ओमेगा बाई डी टी। परफेक्ट, जिसने ये सोचा परफेक्ट, जिसने नहीं सोचा बेटा सीख ले। ओके, अल्फा वेक्टर को प्यार से बोल देंगे हम लोग डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी। सर इसी चीज को ना जनरलाइज कर दूं अगर मैं, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। ये भी एंगुलर एक्सेलरेशन ही है बच्चे लोग। ओके, तो आई गेस सबको ये बेसिक फॉर्मूले समझ में आ गए, ये बेसिक क्वांटिटीज है जो सर्कुलर मोशन को डिफाइन करती है। आगे इनके बारे में और थोड़ा डेप्थ में बातें करेंगे जब हम लोग नॉन यूसीएम स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी फिलहाल के लिए हम लोग काइनेमैटिक्स का बेसिक्स पढ़ रहे थे, तो ये था उसका बेसिक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये पता होना चाहिए बच्चे को जब कभी भी सर्कुलर मोशन शुरू होता है। साथ साथ में रेडियस वेक्टर तो बोनस में आता ही आता है। ओके, एक चीज, छोटी सी चीज है, ठीक है, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, है ना। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो 12वीं वाले बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो समझ पा रहे हैं कि ये जो रिलेशन अभी चलने वाला है ये कोई मामूली रिलेशन नहीं है, ये पूरे के पूरे फिजिक्स में लगातार बार बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को यही सलाह देता हूं कि ये जो अभी हम लोग डिराइव करेंगे यहां पर, इसको ना बेटा ऐसा फीड कर ले जैसे ये तेरे खून में बहे। ओके, नींद में से, सपने में से भी उठा के तेरे को पूछा जाए तो ये रिलेशन तुझे याद होना चाहिए। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप ही ने बोला कि v जो होता है वो ds बाई डी टी होता है। मैंने कहा ठीक है सर, आपने फिर अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि s जो है वो r इंटू थीटा होता है। मैंने कहा ठीक है ना, s जो है s, ओके, वो r थीटा होता है। ओके सर, अब अगर मैं r को डेरिवेटिव के बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, डी थीटा बाई डी टी। और सर आपने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि डी थीटा बाई डी टी, ओके देखो डी थीटा बाई डी टी वो ओमेगा होता है ना। तो डी थीटा बाई डी टी अगर ओमेगा होता है तो v का फॉर्मूला देखो क्या निकल के आ गया, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत खास है, इसको 5 स्टार फॉर्मूला बोल, कुछ भी बोल, तेरे फॉर्मूला लिस्ट में या तेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में ये टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर इसका कोई वेक्टर फॉर्म भी है क्या, है ना बच्चों, v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अच्छा, मतलब अगर ओमेगा और r अगर एक प्लेन में है तो v वेक्टर उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ठीक है, अच्छा जिन भी बच्चों को ना वेक्टर्स में दिक्कत आती है उनको मैं बहुत सिंपली बोलूंगा बेटा कि जाओ चैनल पे वेक्टर का बेसिक्स मैंने सिखा रखा है, वो वीडियो जरूर देखना जाके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेकंड इज नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड थर्ड वन इज द लीनियर एक्सेलरेशन। बेसिकली लीनियर जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है बच्चों। ओके, मान लो कि एक छोटू नाम का व्यक्ति है ओके, और वो इस पर्टिकुलर कर्व्ड पाथ पर ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहां पर मैंने ये सर्कल इसलिए बनाया कि ये कर्वेचर जो है ये ऐसा सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। ये वाला कर्वेचर का सर्कुलर पाथ ये ऐसे कंप्लीट होता, अगर वहां सर्कल बनता तो से पार्टिकल इधर ना जाकर इधर चला जाता तो पूरा सर्कल बनाता, है ना। ठीक है, हाँ मुझे पता है, इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग। ओके, अच्छा तो सर ऐसे केस में पार्टिकल के पास में अगर पार्टिकल मान लो यहां पर पहुंचा और उसके बाद उसने ना अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, वो इसी पाथ पर चला गया, तो इस पाथ पर वो जाएगा तो विद सम लीनियर ऐसे टेंजेंशियली चलेगा, तो इस पाथ पर जो उसका एक्सेलरेशन है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं एकदम ठंडा, एकदम बेसिक, एकदम काम कंपोज होकर तेरे को पढ़ाना चाह रहा हूं। ओके, मेरे को कोई घाई नहीं करनी है, तो बेसिक सीख समझ। ओके, जिसको ये वीडियो स्लो लगते हैं बेटा 2x स्पीड पे देख, अवेलेबल है अपने पास तो फीचर्स। ओके, तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी अलोंग द टेंजेंट। ओके, और वैसे ही अगर वो अपना पाथ नहीं चेंज कर पा रहा है, मतलब कि कोई तो एक्सेलरेशन है, कोई तो ऐसी एक्सेलरेशन है जो उसको सेंटर की तरफ खींचती है लगातार, है ना। तो जो एक्सेलरेशन को सेंटर की तरफ खींचती है उसी को हम कहते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, और फिजिक्स की दुनिया में इसको रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है।
ओके तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कहूं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहूं या रेडियल एक्सेलरेशन कहूं, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा तो सर ये दोनों भी डायरेक्शन डिसाइड कर रही है देखा जाए तो। ओके जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन तो ऑफ कोर्स वो डायरेक्शन बता रहा है और हम टुवर्ड्स द सेंटर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये बता रहा है कि अगर वो सर्कुलर पाथ छोड़े तो इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, है ना। लेकिन अगर कोई पूछे कि सर्कुलर पाथ पर चलते वक्त पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कौन करता है, तो आपको बोलना है कि वो नॉर्मल एक्सेलरेशन करता है ना। पार्टिकल का डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो फिर सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, बेटा वो डिसाइड करता है कि पार्टिकल कितनी स्पीड से घूमेगा। ओके तो इट इज रिस्पॉन्सिबल कि पार्टिकल कितनी तेज घूम पाता है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये चाहे तो पार्टिकल का मोशन स्लो भी कर दे बाय रिटार्डेशन, या फिर ये पार्टिकल का स्पीड अप भी कर सकता है मोशन को। ठीक है, तो ये इनके काम है। बढ़िया सर, तो एक तो टैंजेंट पे है और ये तो खुला खुला दिखता है कि सर ये रेडियस पर है, और रेडियस और टैंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा सर, तो फिर मतलब सर यहां पर आप ध्यान से देखो तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जन्म हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर एक और वेक्टर जन्म लेगा जो इन दोनों का भी रिजल्टेंट होगा। बिल्कुल ओके, और उसी को हम कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, विच इज द वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, ए बार इज इक्वल्स टू ए टी बार प्लस ए एन बार। अब जल्दी जल्दी से कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, अब फटाफट से हम लोग समझेंगे कि इनके कौन कौन से फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देख बेटा इसको हम लोग dv बाई dt भी बोल सकते हैं, बिकॉज v इज ऑल्सो अलॉन्ग द टेंजेंट। और अभी ज्यादा नहीं, 5 मिनट पहले या 3-4 मिनट पहले v को आपने लिखा आर ओमेगा, r को बाहर ले ले, अंदर बचेगा डी ओमेगा बाई डी टी। ले तेरा एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, आर अल्फा। नहीं, ये अल्फा किधर से आया सर? अरे बच्चे पहला पेज देख, क्या था अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया कि आर अल्फा किस तरीके से बना है। तो दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज आर अल्फा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, इसका कोई वेक्टर फॉर्म हाँ लिख सकते हो, दैट इज अल्फा बार क्रॉस आर बार। ठीक है, बढ़िया सर, समझ गए है ना, क्लियर कट समझ में आ गया। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है सर, जितना हम लोग इसको देख के किताबों में समझते हैं, है ना बच्चों। नहीं होता है डिफिकल्ट, क्या होता है ना कि हमको वो लैंग्वेज जो है ना वो अच्छी नहीं लगती जो किताबों के अंदर दी होती है। टीचर एक्सप्लेन करता है तो सब अच्छा लगता है, ओके। बट यही समझो कि आज अगर आपको टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, आपने ये सब देख लिया, इसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किताब में जाओ और उस लैंग्वेज को अडेप्ट करो, उसको समझो, उसको एब्जॉर्ब करो, क्योंकि सवाल उसी भाषा में आने वाला है, सवाल उसी लैंग्वेज में होगा। वहां कोई आपको हिंदी में या फिर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कोई सवाल समझाने वाला नहीं है बेटा पेपर के अंदर, है ना। तो मैं तुम्हें वही है कि सपनों की दुनिया में नहीं रखना चाहता, रियलिटी फेस करो बच्चों, किताब को पढ़ो, उसकी लैंग्वेज को सीखो। ओके चलिए, आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑफ कोर्स नहीं तो अभी जाके बुक खोलेगा फटाफट। चलो चलो पॉज, पहले बुक खोलता हूं, ठीक है। चल वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट फिर वीडियो प्ले रखना है ना, एंड तक देखना वीडियो, बिकॉज फिर आधा अधूरा वीडियो, आधा अधूरे लेक्चर्स देख के तुम जाओगे, पूरी इंफॉर्मेशन लोगे नहीं, फिर आधा ज्ञान मतलब खत्म, पेपर में जाओगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। तो एंड तक जरूर वीडियो देखा करो, ओके। चलिए, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है सर, इसके कौन कौन से फॉर्मूले? ओके देखो, इसी को मैंने बोला नॉर्मल एक्सेलरेशन, यहां मैंने देखो रेडियल लिखा भी, वहां नॉर्मल लिखा हुआ, जानबूझ के करता हूं ये सारी चीजें मैं, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि ये और ये सेम बात है। आपको चाहिए आप इसको प्यार से यहां पर नॉर्मल भी कह सकते हो, ओके। तो इसी को मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कह सकता हूं, दिस इज नॉर्मल और रेडियल, ओके। आप देखो यहाँ पे सिंबल भी ए एन चुना हुआ है मैंने, बढ़िया। तो यहां पर आप देखो आपके पास में 3 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है वी ओमेगा, एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक फॉर्मूला होता है बेटा आर ओमेगा स्क्वायर। ये रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप बस इसको याद रख लो, ओके। फिर यहां मैजिक देखो क्या होने वाला है, आप वी को क्या पुट करोगे बच्चे लोग, आर ओमेगा, यस। तो अगर मैंने यहां से ओमेगा गायब किया है, ओमेगा मैंने यहां से गायब किया है, तो देखो फिर ये क्या बना होगा,
है ना। सर अगर आपने ओमेगा गायब किया मतलब आपने ओमेगा को कहीं v अपॉन आर तो नहीं सब्स्टिट्यूट किया, बिल्कुल v अपॉन आर किया तो ये v स्क्वायर हो गया। उसी तरह जब मैंने v को आर ओमेगा पुट किया तो ये आर ओमेगा स्क्वायर बन गया। ठीक है, यस। तो अच्छा, ये किताब में देखे देखे से फॉर्मूले मिलते जुलते तो हैं, पर कभी समझा नहीं कि ये कैसे होता था काम। ओके, तो अब समझ में आ गया है ना, अब याद रखना है इस चीज को। ओके चलो, तो जो हमारे क्यूट क्यूट बच्चे हैं उनको मैंने टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन दोनों बता दिया। ठीक है, अच्छा सर कहीं यहां पर वेक्टर फॉर्म तो नहीं है? है ना बेटा, वेक्टर फॉर्म है, आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ओमेगा बार क्रॉस वी बार। सर वेक्टर फॉर्म पढ़ना जरूरी है क्या? जरूरी इसलिए बेटा कि कभी कभी क्या होता है एमसीक्यूज में वो आपसे डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं चीजों की, बट वो वेक्टर फॉर्म में पूछते हैं। तो अब अगर आपको वो याद नहीं होगा तो आप ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करोगे, है ना। तो उसलिए प्यारे बच्चों पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, और तुम लोग हो प्यारे से बच्चों, तुम देखो क्या होता है ना कि बिना मतलब का है ना फिजिक्स से घबराए घबराए घूमते हैं हमारे बच्चे। ओके, वो थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा समय उसको डेडिकेट करोगे ना आपके जो करिकुलम है उसके अंदर, आप देखना आपका फिजिक्स बहुत सिंपल होता चला जाएगा। ओके, आपको जैसे जैसे इसकी लैंग्वेज समझेगी ना आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे सब्जेक्ट के साथ, है ना। तो देखो यहां पर मैं एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देता हूं, बढ़िया सर, है ना। और सर यहां पर अच्छा एक चीज, छोटी सी चीज, छोटा सा करेक्शन जो यहां पे होना चाहिए वो ये है कि यहां पर माइनस साइन आना चाहिए बेटा। ओके, यहां नहीं आएगा बिकॉज यहां रेडियस वेक्टर नहीं है, बट जहां जहां पर रेडियस का मैं यूनिट वेक्टर भी लूंगा ना तो वहां पर एक माइनस साइन जरूर आएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन के साथ, और उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। ओके, देखो एकदम ध्यान से सुनना। ओके, एकदम ध्यान से सुनो। आपका जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है यानी कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, बट जो रेडियस वेक्टर होता है ना बेटा इट इज एक्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द सर्कमफेरेंस। सो दिस इज द रीजन कि एक वेक्टर आप देखो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड जिसका नाम आर बार है, एक वेक्टर जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है लाल कलर में जिसका नाम नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर या फिर रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर जो है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। रेडियस वेक्टर और रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर आपस में ऑपोजिट है, हेंस ये माइनस साइन आएगा। क्लियर? यस, पूरा क्लियर, बढ़िया। तो ये थे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है सर, ये आपने बस इतना ही बताया, इतना ही करना है क्या? देख बच्चा तू थोड़ा सा ना अपने लेवल पे भी मेहनत कर बच्चे, है ना। स्पून फीडिंग मत लो, ठीक है। ये आपको सच बता रहा हूं ना कमजोर बनाता है, यही है ना, यही हुआ ना इसका मतलब। वो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए टी वेक्टर प्लस ए एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालोगे ना बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब क्या ए टी का फॉर्मूला क्या है आर अल्फा, तो रख दे यहाँ पे आर अल्फा का स्क्वायर। ए एन के जितने भी फॉर्मूले अलग अलग फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। मोस्ट फेमस है वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर रख ले द होल स्क्वायर। अब क्या, अब क्या खोल दो ब्रैकेट, इधर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस वी रेज टू 4 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा एक आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा बच्चे लोग। ऐसा सवाल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और ये ऑप्शन सिलेक्ट करना था, क्या ही मुश्किल काम था। ठीक है, तो आई होप ये एकदम समझ में आ गया, है ना। तो इस पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और एक बहुत खास टॉपिक है इस पे आते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी बेसिकली कर्वेचर आप अगर समझते हो तो ये किसी भी कर्व्ड पाथ को बोलते हैं। ओके, तो अब मान लो कि मेरे को इस पर्टिकुलर पाथ का रेडियस चाहिए। ओके, रेडियस चाहिए, तो उसको मैंने यहां पर ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मैंने दिखाया है। और आपको अगर इसका रेडियस चाहिए तो आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन, ओके, एंड दूसरा आपकी वेलोसिटी जो अलोंग द टेंजेंट है। ठीक है, और ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको निकालना है, ओके, तो आप देखो मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। ए एन क्या था बच्चे लोग, वी स्क्वायर बाय आर। तो तू आर को यहां भेज दे, ए को नीचे भेज दे, तो आर क्या निकल के आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई ए एन। देखो वी स्क्वायर बाई ए एन, सिंपल है। बट एक ही चीज ध्यान में रखना कि ये वी हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए एन के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। ओके, बढ़िया, समझ गए सर। और वैसे भी देखो ये अलोंग द रेडियस है, अलोंग द टेंजेंट है, तो बट ऑब्वियसली वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, चलो ये परपेंडिकुलर को थोड़ा डिफरेंट कलर में दिखा देते हैं सो दैट कि आप पहचान पाओ, ऐसे। ठीक है, परफेक्ट सर, समझ गए। अब इसकी जरूरत नहीं है। वेरी गुड सर, क्लियर है, बढ़िया समझ में आ गया है। ओके,
तो ऐसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढ सकते हो अगर आपको सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी और an दे रखा है। इनकेस अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ओके, और आपको लिटरली एक ऐसा कर्व्ड पाथ दिया है, ओके, एंड इट इज गिवन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। सी, ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, जो मैं लिख रहा हूं अभी यहां पर, ओके, इट्स एन एक्सक्लूसिव फॉर्मूला, इट इज नॉट मेंट टू नॉट मेंट फॉर स्टडिंग ऐसा रिगरसली या कुछ। ये ज्यादातर तो अपने नीट के पेपर में या फिर आप मेंस के पेपर में इनका एक्सपेक्टेशन, अरे भाई सीधा हो जा भाई, सॉरी भाई ठीक है, ठीक है, हाँ, तो मेंस के पेपर में इसको एक्सपेक्ट करना या नीट के पेपर में इसको एक्सपेक्ट कर लेना, एक्सपेक्ट करना इतना आप बोल सकते ऑब्वियस नहीं है, बट ठीक है, फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कर रहे हैं, सो दैट कि हम लोगों को समझ में आ जाए कि अगर ऐसा कुछ आता भी है तो व्हाट इज द मेथड। ओके, सो ये आपका an आ गया और ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया, है ना। तो ऐसे केस में आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे ढूंढते हो? से अगर ये x है और ये y है तो यहां पर ना बच्चों कर्वेचर का स्लोप निकालने बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले तो स्लोप निकाल लो। आप स्लोप निकालना तो सबको पता है, आप टेंजेंट बना के स्लोप निकाल सकते हो, है कि नहीं बच्चे लोग? ऐसे स्लोप निकाल सकते हो, राइट, ऐसे 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 ऐसे। तो ये देखो, ये स्लोप निकल के आ गया, है ना, ये दिस इज योर स्लोप, ये देखा, एंड स्लोप विल ऑलवेज बी dy बाई dx। चल बेटा, तो उसका करने का होल स्क्वायर और फिर उसको होल रेज टू 3/2, तो होल डिवाइडेड बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द स्लोप, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि ये सब सर इतना भारी भरकम फॉर्मूला क्यों पढ़ा रहे हो सर। देख बेटा, मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूं कि जो बच्चा अगर मान लो कि जेई मेंस के एग्जाम देने वाला है और उसको अच्छे लेवल की चीजें भी देखनी है, तो उन प्यारे बच्चों के लिए मैं ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो ऐसा घबराना नहीं, इनकेस अगर आपको नहीं भी आया, नहीं समझ में आया तो घबराने वाली बात नहीं, इससे आपका काम चल जाएगा। दिस इज मोर देन इनफ, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है बच्चे। ओके, अच्छा, अब इसी से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको। ओके, बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है ये एंड बहुत सिंपल है। सी, प्रोजेक्टाइल मोशन तो आप लोग को पता ही होगा, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्टाइल कराया और विद अ वेलोसिटी u कराया, ठीक है। अच्छा, अब जो लोग प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ कर आए या नहीं सीख कर आए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसको भी कवर करेंगे राइट फ्रॉम बेसिक्स, है ना, इसको भी कवर करने वाले। तो प्लीज बिल्कुल भी घबराना नहीं, टेंशन लेना नहीं, आओ देखते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसा होता है ना बच्चों कि एक एंगल पे एक ऑब्जेक्ट को अगर हमने लॉन्च किया तो वो सीधा ना जाकर ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे कर्व्ड पाथ में जमीन पर वापस आता है। ओके, तो जमीन से शुरू करके दोबारा जमीन पे आ जाता है। तो ऐसी प्रोसेस में जिस वेलोसिटी से आपने उसको फेंका वो उसको दो हिस्से में बांट देता है। ओके, एक x में और एक y में, ठीक है। x वाले का काम है उसको आगे ले जाना, y वाले का काम है उसको ऊपर ले जाना, ठीक है, सिंपल एकदम, है ना। तो मान लो कि वो एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे, फाइन। आपसे पूछा गया है कि बताइए इस पॉइंट पर आकर और इस पॉइंट पर आकर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ओके, अच्छा, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर आप सोचेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने क्या सोचा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना बच्चे लोग, दैट वाज v परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन, यस और नो, है ना, यही सोचा था हम लोगों ने, यस। अच्छा सर नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे ढूंढे? अरे बच्चे, अगर अभी थोड़ी देर पहले मैं तेरे को बोल रहा हूं कि ये अंडर ग्रेविटी काम चल रहा है, ओके, अंडर ग्रेविटी काम चल रहा है, तो देखो ना, इधर ये टेंजेंट के अलोंग है तो इधर ये नॉर्मल हो जाएगा बेटा। ओके, अच्छा सर, समझ गए, बढ़िया एकदम, ठीक है सर। अब क्या, अब सर आप ध्यान से देखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वर्टिकल ही होता है। हाँ सर, तो ये तेरा जी हो गया। ओके, अच्छा, बाय ज्योमेट्री अगर ये अल्फा है बेटा तो ये भी अल्फा है, तो ये ऑटोमेटिकली जी कॉज अल्फा हो जाएगा। वाओ सर, ऑसम। तो अगर इस पॉइंट पर मुझे बोला जाए कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो तो मैं बड़ी आसानी से बोलूंगा इट इज वी स्क्वायर अपॉन जी कॉज अल्फा। वाओ, पर अब प्रॉब्लम पता है क्या है बच्चों, कि उस पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी है ना वो अननोन है। ओके, क्योंकि वो तो सिर्फ लॉन्चिंग के वक्त जो वेलोसिटी वही देते हैं, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो कैसे ढूंढेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, और वो आपकी वहां पर मदद कर देगी। वो एक कंडीशन ये है कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन आपका यूएक्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो यूएक्स है इस वीएक्स के बराबर होगा।
हाँ, है ना, ये जो ux है उस vx के बराबर होगा। अच्छा, तो सर अगर मैं कह दूं कि ux vx के बराबर है तो ux को तो मैं u cos थीटा बोलूंगा। हाँ बिल्कुल बोलोगे। ओके, ux को तो u cos थीटा बोलेंगे, तो फिर vx को क्या बोलेंगे, vx को v cos अल्फा बोल देंगे। ओके, आप क्या ढूंढ रहे हो सर, v, तो v कैसे मिलेगा, u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। अरे वाह, और ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है बेटा बस। ओके, अच्छा रुको, है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो क्या निकल के आएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करें ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू जी कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का तो बेटा क्यूब हो जाएगा ना। ओके, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुझे समझता है। ओके, इतना मैं प्लीज तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आपको समझ में आता है। ओके, ये आपको समझ में आता है। ओके, कि दैट इज आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा था, वी का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा टकराएगा कॉस अल्फा से और कॉस क्यूब अल्फा बन जाएगा। सही है ना, यस सर, मजा आ गया। अरे इतना भी डिफिकल्ट नहीं था सर, लेकिन यही चीज जब सोल्यूशन में दिखता है ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा, इसी बात पे ना, इसी बात पे थोड़ा सा ठंडा दिमाग रखना और मेरे को हाईएस्ट पॉइंट पे यही चीज कैलकुलेट करके बता दे तू। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे ये देख, हाईएस्ट पॉइंट पे ये तेरा यू कॉस थीटा ही है ना। ए भाई, अच्छा नहीं मानेगा, जाने दो, ऐसे ही मान लेगा। ठीक है, यहां देखो यू कॉस थीटा, यस, और हाईएस्ट पॉइंट की खासियत पता है क्या है, हाईएस्ट पॉइंट की खासियत ये है कि इधर जो जी है वो ऑलरेडी ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है वेलोसिटी को। अरे वाह सर, तो इधर कोई जी कॉस अल्फा फल्फा यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि जो परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन को, उसका नाम है यू कॉस थीटा, और आपको ढूंढना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये होगा यू कॉस थीटा द होल डिवाइड बाय जी, ले खत्म। यस, नहीं सर स्क्वायर है, अरे हाँ ना भाई, तो ये देखो इधर स्क्वायर था तुमने देखा नहीं। नहीं सर, चीटिंग नहीं। ओके, चीटिंग नहीं करते, बना देते हैं। ओके, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय जी है सर, वी स्क्वायर बाय जी है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके ओके, डन, मजा आ गया सर, सिंपल है सर, इतना स्मूथली जा रहा है सर, सब बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इतना ही आसान था ये टॉपिक ना तो सर हमने ना गलती कर दी कि इसको शुरुआत में पढ़ा नहीं। और जो मेरे 11th वाले बच्चे इसको देख रहे बच्चे लोग, देखो यही चीज़ है, बेसिक्स पे ध्यान दोगे ना तो आगे 12th में जाके आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, चलो, अरे वाह, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, खतरनाक टॉपिक होता है ये। ओके, बच्चे डरते हैं इससे, बोलते हैं अरे खतरनाक रिलेटिव वेलोसिटी देख के। वैसे मैं ना एक सेपरेट लेक्चर लेके आने वाला हूँ ऑन द रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस के ऊपर ना सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, तो बच्चों को मज़ा आता है ना सर, वो छतरी कैसे पकड़नी है सर, नाव कैसे लेके जानी है सर, उस पार कैसे पहुंचूं जहां हमारा साजन बा। ठीक है, तो ये सब है ना। अरे फिर बिल्कुल, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल हम लोग ना वो काम करने वाले। सी मेरा इंटेंशन बच्चे लोग बहुत सिंपल है कि मैं आपका ना फंडामेंटल्स एकदम क्लियर करने आने वाला हूँ। ओके, और उसी लिए हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। मेरे को हाई फंडू कॉन्सेप्ट्स और वो बहुत खतरनाक चीज़ें जो है ना वो आपको मैं चाहूँ तो सिखा सकता हूँ बिल्कुल, बट मैं एक मास ऑडियंस को यहाँ पर देख रहा हूँ जिनके बेसिक्स ही कमज़ोर है ना। तो वह हाई फंडू कॉन्सेप्ट्स हम लेके आएंगे बिल्कुल, जो एग्जाम में खतरनाक माइंड ब्लोइंग कर देंगे आप लोगों को। बट इससे आप देखना आपके पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब पढ़ने से पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, चलो, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, एक वेलोसिटी, एक पार्टिकल है वो वेलोसिटी va से ऐसे जा रहा है, एक पार्टिकल है वेलोसिटी vb से ऐसे जा रहा है, और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। अच्छा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में एक फंडा प्लीज याद रख लेना कि r जो है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों पार्टिकल के, बस इतना ध्यान में रखना है ना। या तो वेलोसिटी वो चुन जो r को परपेंडिकुलर है, खत्म। अगर तो ये बेसिक बिठा लिया दिमाग में, अब देख कैसा फटाफट सॉल्व होता है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। तो मान ले मेरे को ए के पर्सपेक्टिव में बी देखना है, जैसे ये ए है और ये बी है। ओके, है ना,
ये ए है और वो बी है, मुझे ओमेगा ए बी देखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि तू निकाल वी रिलेटिव अपॉन रेडियस, है ना, और रेडियस ये जो है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, खत्म। तो तू कैसे ढूंढेगा, देख ओमेगा ए बी रिलेटिव वेलोसिटी मतलब इन दोनों के वेलोसिटी को बेटा सबट्रैक्ट कर ले, वी ए माइनस वी बी अपॉन आर, परपेंडिकुलर का नाम आर ही है, हो गया, खत्म खत्म। बस इतना ही है सर, हाँ इतना ही है बेटा, इतना ही है। जबरदस्ती का मैं इसको लंबा चौड़ा डिफिकल्ट क्यों बनाऊं, ओके इतना ही है, सिंपल है, ओके यस ओके सर बढ़िया। सर इसको कैसे सॉल्व करें सर, व्हाट इफ अगर उसने ओमेगा बी ए बोला होता तो वी बी माइनस वी ए लेते हैं, बस सिंपल। ओके सर व्हाट अबाउट दिस, देखो यहां पर भी ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है ना, ये जा रहा है वी ए से ऊपर, ये जा रहा है वी बी से नीचे, तुम्हें क्या चाहिए ओमेगा रिलेटिव, तो ओमेगा मान लो, तुम्हें इस बार भी बोला है ओमेगा ए बी ढूंढ के बताओ, एक ओमेगा ए बी का माना होता है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ओके इस तरीके से। इनके बीच में देखो अभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है ही, तो हमें और कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहां पर सर आप फिर लिखोगे ना वी ए माइनस वी बी, ऑफकोर्स लिखूंगा वी ए माइनस वी बी लिखूंगा, लेकिन वी बी के वेलोसिटी वी ए के रिस्पेक्ट में उल्टी है, तो उसके साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा बच्चों। हाँ अच्छा सर समझ गए, यही कैच था ना, मतलब यस, तो यहां पर प्लस साइन आने वाला है, यस ओके, यहां पे प्लस आने वाला है, ये प्यारे बच्चे समझते हैं, ओके। अच्छा इसके बाद सर ये देखो एंगल वैंगल मत डाला करो सर, ये एंगल वैंगल ला के ना आप चीजों को तुम लोग फिजिक्स वाले ना डिफिकल्ट बना देते हो, ओके कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना, जिसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है उसका काम हो गया, और तेरे को नहीं आता तो मेरा वेक्टर का वीडियो है, जाके देखना बेटा प्लीज, ओके। आ जाओ इधर देखो क्या करना है, क्या करना है सर, रिजॉल्व क्या होता है, रिजॉल्व देखो इस तरीके से आप एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाते हो, ओके ऊपर बनाते थोड़ा सा, ए भैया ऐसे, ठीक है ओके, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बना दिया, ठीक है वर्टिकल सा कंपोनेंट बना दिया यहां पे, सेम चीज इधर भी करेंगे, सेम चीज करेंगे यहां पे, ओके टन 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 टन, ये नहीं मानते ना भैया, ओके ओके, और एक इधर भी बना दिया सा वेक्टर, ओके अब सही लग रहा है सर, बढ़िया सर मजा आ गया। देखो क्या बोला था मैंने, देखो मैंने बोला था कि आर के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी देखना है, सिंपल है। अब देख करस्पॉन्डिंगली ये तो थीटा वन ही हो गया और ये तेरा थीटा टू है, अच्छा इसका नाम बी है, इसका नाम ए है, मेरे को बताना अगर ये वी ए है और ये वी बी है, तो ये हो गया बेटा वी ए का साइन कॉम्पोनेंट, क्योंकि कॉस इधर है, कॉस इधर है, ये हो जाएगा वी बी का साइन कॉम्पोनेंट। अब तुम ध्यान से देखना कि एक पार्टिकल यहां है, ओके और उसी के ठीक लाइन में एक पार्टिकल हम रख रहे हैं इधर, ओके, और मेरे पास दो वेक्टर है, कौन से दो वेक्टर है ध्यान से बताओ, एक इधर है वेक्टर, एक क्यूट सा वेक्टर इधर है, एक का नाम हमने रखा वी ए साइन थीटा, एक का नाम रखा हमने वी बी साइन थीटा। पहले वाला केस अगर हम ध्यान से देखें तो वी ए और वी बी को कौन रिप्लेस कर गया है, वी ए साइन थीटा और वी बी साइन थीटा, सर इधर 1 2 भी है, हाँ तो लगा ले 1 2, है ना, इतना घबराता क्यों है, 1 2 लगा लो, ओके। अच्छा और सर ये आर है, तो देखो ना ओमेगा रिलेटिव क्या निकल के आ गया, अच्छा रिलेटिव से बेटर है सर हम लोग यूज करेंगे ओमेगा ए बी, सो अरे अरे बाप ले अरे क्यूट क्यूट एरोज आ गए ना वहाँ पे छोटे छोटे से, ओमेगा ए बी वो कितना हो जाएगा सर, वी ए साइन थीटा वन माइनस वी बी साइन थीटा टू, थीटा वन थीटा टू जो भी दे दें वो लोग 30 60 जो उनका मन है, ओके डिवाइडेड बाय आर, खत्म। वाओ सर इतना मुश्किल नहीं है सर, इजी है सर, डिफिकल्ट नहीं है, देखा मैं आ गया हूं बेटा, सिंपल हो जाएगा फिजिक्स, टेंशन मत लो, ओके एकदम सिंपल तरीके से एकदम आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। सर यहां पर भी ऐसा कोई गेम होने वाला है क्या, हाँ ना सर देखो यहां पर भी एक आएगा परपेंडिकुलर वेक्टर, यस,
और एक आएगा हॉरिजॉन्टल वेक्टर। ओके, पर हॉरिजॉन्टल वेक्टर मेरे को कोई मतलब का ही नहीं है सर, मैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर में इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया है। ओके, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर भी आ गया है। ठीक है, अच्छा सर एंगल्स क्या क्या है? सर देखो ये θ1 है तो यहाँ पर भी θ1 ही होगा, और अगर इसका नाम VA है और इसका नाम VB है तो ध्यान से सुनना, दिस इज VB cos थीटा, दिस इज VB sin थीटा, है ना। मल्टीपल एग्जाम्पल्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि तेरा कंसेप्ट एकदम ही क्लियर हो जाए। दिस इज ऑल्सो VB, ओ सॉरी VB नहीं है वो VA है ना, सॉरी। ओके, हाँ गुस्सा मत हो जाओ बच्चों, ठीक है। बोला सर आपने VA को VB लिख दिया ठीक है, तुझे तो दिख रहा है ना बेटा, तो तू अपना दिमाग लगा ले। ओके, अरे अरे इधर कॉज लिख दिया, अरे सॉरी सॉरी साइन, हाँ साइन बुरा मान जाएगा ना फिर। ओके, तो ये आ गया VB sin θ2। ओके सर ये देखो ये वाला केस जैसा लग रहा है ना, देखो ऊपर VA नीचे VB, इधर ऊपर VA sin थीटा नीचे VB sin थीटा। तो मैं समझ गया सर, मैं समझ गया आप क्या करने वाले हो। ओमेगा AB है ना, समझा है, मेरे को पता है, मेरे को पता है। ये अब तुक्का अब लगा लेंगे हमारे, तुक्का नहीं सॉरी तुक्का नहीं लगाएंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। अब आंसर पता है सर, VA sin θ1, तुक्का उक्का नहीं है सर, परफेक्ट आंसर है। VB sin θ2 और प्लस रहेगा सर, माइनस नहीं रहेगा, अपॉन R तो दिया भाई, ये देखिए रहा, खत्म। क्या बात है यार सर, इसको यही सब कंसेप्ट्स को ना जब क्वेश्चंस में आते हैं ना तो पता नहीं हम लोग को इतने डिफिकल्ट क्यों लगते हैं। ओके, ये है ही नहीं डिफिकल्ट, ये है ही नहीं, बस तू डरता है बेटा। ओके, तो फिजिक्स से डरना बंद कर दे, फिजिक्स को सॉल्व करना शुरू कर दे, बहुत सिंपल है सारी बातें। ओके, बहुत सिंपल है ये देखो, ठीक है, बहुत सिंपल है ना। तो ये थी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, ओके नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, है ना। वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना है बेटा, बस यूसीएम और नॉन यूसीएम के केसेस करेंगे, खत्म। यूसीएम देख अभी कैसा 2 मिनट के अंदर पढ़ाता हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ईमानदारी से ये याद रख लेना बस, ओमेगा है तेरा कांस्टेंट, खत्म। अगर तू ये याद रख लिया तो तेरा काम हो गया यूसीएम में। ओके, ओमेगा चेंज नहीं होता, ओमेगा कांस्टेंट रहता है। और अच्छा सर, तो फिर मैं बात करूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो वो तो आर अल्फा होता है, और अल्फा जो होता है वो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट शून्य होता है। ओके, तो AT क्या निकल के आ गया, 0। तो जो सर हम लोग ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पढ़ा था, AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, तो उसमें AT 0 है तो A किसके बराबर हो गया, AN के। इसका माना ये हो गया, हाँ भाई ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ बिना स्क्वायर के रहेगा। तो AN अगर V स्क्वायर बाय R हम लोग ले लेते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो भी V स्क्वायर बाय R से डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, या R ओमेगा स्क्वायर से कैलकुलेट हो जाएगा, या V ओमेगा से कैलकुलेट हो जाएगा। 3 फॉर्मूले पढ़े ना हमने। ओके, अच्छा इसका माना ये भी है कि सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन जो है इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन is an accelerated motion। ओके, क्योंकि उसके पास हर बार डायरेक्शन, देखो आप यहां देखो चेक कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज करने वाला एक एक्सेलरेशन हमेशा है जिसका नाम नॉर्मल एक्सेलरेशन है। तो अगर कोई एक एक्सेलरेशन मौजूद है वहां पर तो ऑब्वियसली बात है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ये स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं पता है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे चलता है, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से चलता है, तो उसको पता है कि वहां पर यूनिफॉर्म मोशन होता है और वहां पे एक्सेलरेशन होता ही नहीं है उस पाथ पे। तो वो सर्कुलर मोशन में भी वही बेचारा कंसेप्ट लगाने की कोशिश करता है, क्यूट सा बच्चा। ओके, और वो कहता है कि सर्कुलर मोशन भी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, बट ऐसा नहीं है बच्चों, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है बिकॉज यहाँ पे दो एक्सेलरेशन चलता है। तो टेंजेंशियल भले ही 0 हो जाए, AN 0 नहीं होता है, याद रख लेना। देखो असर्शन रीजनिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, इसके अलावा यूसीएम के देखो छोटे छोटे से फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड का ये जितने भी फॉर्मूले अभी मैं लिखने वाला हूं ये सब बेटा एकदम खून में बहने वाले फॉर्मूले। ओके, एक सर्कुलर पाथ पे एक बार रेवोल्यूशन करना है ना, सर्कुलर पाथ पर एक बार रेवोल्यूशन करना। ये देखो एक बार किसी पार्टिकल का इस पोजीशन से शुरू करके दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया,
2 पाई आर। अब मान लो जाते वक्त वो गया था v वेलोसिटी से, तो आएगा भी उसी मैग्नीट्यूड से, तो v से ही गया था। तो 2 पाई आर अपॉन v, सर v को थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा था r ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा घटा, बचा 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, अब एक क्वांटिटी इसका नाम है फ्रीक्वेंसी। ओके, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये बन जाएगा बच्चे लोग ओमेगा अपॉन 2 पाई। फ्रीक्वेंसी का कुछ यूनिट्स होते हैं जो काफी कॉमन है, यहां से दिख के तो आता है कि सेकेंड इनवर्स है एक यूनिट, बट मोस्टली यूज जो यूनिट्स होते हैं ना बच्चे लोग, मोस्टली यूज्ड वो सेकेंड इनवर्स नहीं होते हैं, वो होते हैं आरपीएम और आरपीएस। ठीक है, तो प्लीज इन यूनिट्स का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज रेवोल्यूशन पर मिनट, है ना, और इन दो का तो तू समझता ही, रेवोल्यूशन पर, यहां सेकेंड है। ओके, और अगर तेरे को आरपीएम से आरपीएस में कन्वर्जन चाहिए, जैसे तेरे को डेटा दे रखा है 60 आरपीएम, तो तू बेटा उसको आरपीएस में कैसे बना सकता है, डिवाइड बाय 60 करके, तो वो आरपीएस हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के वो हो गया 1 आरपीएस। ओके, तो 60 आरपीएम इज नथिंग बट 1 आरपीएस। 1 आरपीएस। ओके, तो 120 आरपीएम इज 2 आरपीएस, 180 आरपीएम इज 3 आरपीएस। तो ये सारे कॉमन फॉर्मूले थे यूसीएम के, प्लीज ध्यान में रखो इन सबको। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में अलग अलग जगह यूज होता है। देखो ओमेगा को यहां से 2 पाई एफ भी बोल सकते हैं, है ना, जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में ना वो ये सब समझते हैं। ओके, वो तो यहां से फटाफट 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड कर देंगे क्योंकि ये सब आता है उन लोगों को। मैं 11th वाले बच्चों के लिए किया, ठीक है ना। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होने वाला है, सबसे पहला केस है जब अल्फा कांस्टेंट होता है, तो यहां पर बच्चे लोग एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे बेस सवाल आते हैं। तो सबसे पहले याद कर, तेरे को लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशंस आती है क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और अगर तेरे को ये सब नहीं आता है बेटा, तो इसके लिए भी मैंने आराम से एक सेपरेट पूरा वीडियो काइनेमैटिक्स का बना के रखा है, पूरा रिवीजन काइनेमैटिक्स का उसमें कर रखा है मैंने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का, प्लीज जाके देख लेना। बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस्ड है वहां पर, इसी चैनल पर है। आ गए हो वीडियो में, सब्सक्राइब कर दो। रुको थोड़ी देर, पॉज स्टैचू, हाँ तो कर दे, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दिया, हाँ वेरी नाइस। चलो आ जाओ, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, एक nth वाला भी याद होगा आप लोगों को ना, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, है ना, जैसे कि कोई पार्टिकल 10 सेकंड चलता है, तो बोले 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, 10वें सेकंड में, 9 से 10 के बीच में, तो u प्लस ए बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2n माइनस 1, है ना। देखो ये अल्फा कांस्टेंट हुआ, तब यहां पर देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो बेटा ये ओमेगा बन जाएगा v की जगह पर, u की जगह पे मान लो कि एक इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा नॉट कह रहे। अगर आपको ऐसे नहीं समझता, आप यहाँ पे ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल, a को रिप्लेस करेगा अल्फा, टाइम तो टाइम ही रहेगा, s की जगह लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह तो ले ले थीटा, u की जगह देख ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ, ओए a की जगह पे क्या था अल्फा, ये देख टी स्क्वायर। अरे वाह सर, ये तो मस्त है, ये बहुत ऐसा कुछ लाओ सर, ये चाहिए था लाइफ में। ओके, ये है बढ़िया चीज। ओके 2 अल्फा थीटा, और वैसे ही यहां देखो थीटा nth, अरे बाप रे, ओमेगा इनिशियल प्लस ए की जगह पे अल्फा बाय 2, अरे गंदा हो गया, छी छी, नीट एंड टाइडी लिखेंगे, अल्फा बाय 2, और यहाँ पे 2n माइनस 1। बेटा n यहाँ पे टाइम बताता है ना, nth सेकंड बताता है ये, है ना, 10वां सेकंड बोला, 12वां सेकंड बोला, तो उधर वो ऐसा 2 की जगह पे 10 या 12 या 8 या 4 पुट करने का, जिस भी सेकंड की बात चल रही है वहां पे। ओके, तो दिस इज योर नॉन यूसीएम, जहां पे आप काइनेमैटिकल इक्वेशंस पढ़ते हो। लेकिन याद रखना ये कब पॉसिबल है, जब अल्फा कांस्टेंट है, जब अल्फा कांस्टेंट है। अगर अल्फा आपका वेरिएबल है, जैसे कि ये लास्ट स्लाइड, जो यहां तक आया है बेटा वीडियो में, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अच्छा, ये देखिए बहुत खास चीज है, ये राज था, मैं छुपा के रखा था आखिरी स्लाइड तक, ये सिर्फ मेरे को पता था जो फोकस्ड बच्चे हैं, जो सीरियस है एकदम, है ना, जो एक्चुअली में पढ़ने आए हैं, उन लोगों के लिए। ओके, हाँ बाकी जिनको मुझे देखना है, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, बार बार देखते रहो, बार बार आते रहो चैनल पे। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अल्फा कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे,
ओके, अल्फा कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे केस में बेटा जो तुम्हारी डेफिनेशंस थी, जैसे ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, ओए सर ये क्या है ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा? तो काइनामेटिक्स में हमने पढ़ा था ए इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखो, ए को क्या लिखा है यहाँ पर अल्फा, ओके, वी की जगह ओमेगा, डी वी की जगह डी ओमेगा, डी एक्स की जगह पे डी थीटा, खत्म। ओके, एक सैंपल प्रॉब्लम भी मैंने लेकर आया हूं, देखो कैसे सॉल्व होता है। बोला फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अल्फा इज 3t स्क्वायर, फाइंड ए एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब ये जब ए बोलता है तो इसका माना ये है कि वो आपको बोल रहा है कि आप लीनियर एक्सेलरेशन ढूंढ के बताइए। ओके, और इसका सफर कैसे शुरू होता है? इसका सफर पहले इसके बारे में सोचो, अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ना तेरे पास डेटा में 80 है ना तेरे पास an है। सर 80 इजी है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? सर 80 क्या था? r अल्फा, यस। r कितना है सर? 2 मीटर दे रखा है। ओके, तो 2 अल्फा कितना है सर? 3t स्क्वायर दे रखा है। ओके, यानी कि अल्फा आपको एज अ वेरिएबल क्वांटिटी दिया। मैंने कह तो रहा हूं कि अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, मतलब टाइम बदलेगा तो अल्फा बदलेगा, खत्म। तो अभी कितने समय पे मांगा है उसने? 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे दे देंगे उसको। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24। ये लो 24 मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये क्या बना? आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा सर लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे निकालें? यही तो दिक्कत है। ओके, मैं बता देता हूं नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप। ओके, आप सबने ये तो देखा होगा कि ओमेगा क्या होता है। ओके सॉरी, या फिर ऐसे चलते हैं कि अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। तो अगर मैं ओमेगा ढूंढने में यहां पर कामयाब हो गया तो एन का एक फॉर्मूला हम सबने पढ़ रखा है कि एन जो होता है वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर। मेरे पास आर है सर, आर है हमारे पास, बस ओमेगा तलाश दूं तो काम हो जाए, है ना। चलो करते हैं, है ना, फटाफट। चलिए फटाफट। तो यहां से एक ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, ये ले भाई, ये क्या हो गया? हाँ, एक ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी। इंटीग्रेट सॉरी, इंटीग्रेशन क्यों आ गया? ये भी मैंने मेरे काइनेमैटिक्स के वीडियो में बेटा सिखाया हुआ है, प्लीज वहां जाके देख ले। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बिकॉज एक रिवर्स प्रोसेस है, काइनेमैटिक्स में कवर्ड है बच्चों, ध्यान देना। एक्सेलरेशन आपको मिलता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी आपको मिलेगी एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से। ओके, जब टाइम जीरो था, यानी कि समय जब एकदम जीरो था, तो एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो थी। अब जब टाइम 2 सेकंड है तो आपको कुछ तो ओमेगा मिलेगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन करके आप देखना, आपका आंसर आएगा ओमेगा, और वहीं पे अल्फा की जगह पे आप डाल देना 3t स्क्वायर। ओके, तो 3t स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, तो अब समझदार लोग समझ गए हैं, 3 जो है बेटा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर जो है वो होता है टी क्यूब बाई 3। ओके, वहां पर 0 से t, ये सब फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर रखे हैं काइनेमैटिक्स के वीडियो में। प्यारे बच्चों प्लीज वहां जाके काइनेमैटिक्स के वीडियो में इंटीग्रेशन जरूर देखना। और अगर आप अभी इसको पॉज करके वो वीडियो चालू करोगे तो प्लीज ऐसा मत करो, अभी इसको देख लो, आराम से इत्मीनान से वहां जाके सीख लेना, ठीक है। मैंने वहां पे चैप्टर्स भी बना रखे हैं, तुम डायरेक्टली वो कैलकुलस वाले पार्ट पे जाके उसको ऑब्जर्व कर लो। ओके, ये देखिए 3 से 3 को फ्री कर दे बेटा, और तो ओमेगा क्या निकल के आ गया? ओमेगा निकल के आ गया, अच्छा अपर लिमिट डालूंगा फिर लोअर लिमिट, तो दैट इज 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो ओमेगा निकल के आ गया 8 रेडियन पर सेकेंड। अब अच्छा सर ओमेगा आ गया, अच्छा तो फिर हम क्या ढूंढ रहे थे? एन क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या था? आर है सर 2, और ओमेगा का स्क्वायर यानी कि 64, यानी कि आंसर आ गया 128 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एन आ गया। तो अब मेरे पास में ध्यान से देखो तो हमारे पास में एन भी है ना, और हमारे पास में एटी भी है। तो एन और एटी दोनों हैं, तो ए निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि निकल के आ जाएगा रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 128 का स्क्वायर। अब बच्चे लोग देखना,
ऐसा न्यूमेरिकल अगर आ भी जाता है तो इसका रूट लगभग 128 के करीब ही होता है, तो आप समझ लो अप्रोक्सीमेटली 130 से 132 के बीच इसका आंसर होगा, और वही इसका आंसर है भी। ठीक है, तो ऐसा घबराना मत, ऐसा इतना ज़्यादा हेक्टिक कैलकुलेशन अगर एग्जाम में आता भी है तो ऑब्वियसली बात आपको लमसम का टेक्निक यूज करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर कितना भी कर लो 128 के मुकाबले छोटा ही होगा, तो इसमें अगर मैं ऐड कर लूँ तो 128 से थोड़ा बड़ा आंसर इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई